हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? उम्मीद है कि अब आप साइंस को समझने लग गए होंगे। किसी भी चीज की समझ तब आती है जब हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। यही आज हमने एक दो बातें डिस्कस करनी। जैसे हमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। क्या डेफिनेशन थी उसकी? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। एक तो आप पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए। इसकी दूसरी शक्ल क्या है? एफ इज इक्वल टू डेल पी और डेल टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। इसकी एक एप्लीकेशन मुख्तसर सी कि पानी जब किसी पाइप से आउट होता है और वो जाके गिरता है, यह आपके तजर्बे में है कि पानी जहां जाके गिरता है वहां गड़ा हो जाता है। इवन कि दीवार के साथ भी टकराएगा तो दीवार में भी आपको निशान पड़ जाएगा। कि उसी वजह क्या है कि पानी जब जाके गिरता है, ये भी एक तरह का कोलिजन है, वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है। अब ये फोर्स कितनी हो सकती है? इक्वेशन आ जाएगी। जैसे मैं कहता हूं इक्वेशन का मकसद क्या होता है? इक्वेशन का मकसद ये होता है कि आपको किसी वाक्य से पहले नतीजे का इल्म हो जाए। यानी आपने ना पानी देखा ना दीवार देखी, आपको बताया गया कि एक पानी दीवार के साथ नॉर्मली बिल्कुल परपेंडिकुलर सीधा जाके गिरता है, वो कितनी फोर्स लगाएगा? वी हैव इक्वेशन। ये देखें, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। पानी जब फ्लो करते हुए, मूव करते हुए टकराएगा सामने दीवार के ऊपर, तो वो कितनी फोर्स लगाएगा? ये फोर्स वी हैव इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू एम वी ओवर टी। वेरी सिंपल। व्हेन वाटर फ्रॉम ए पाइप स्ट्राइक ऑन ए वॉल नॉर्मली, दीवार के साथ बिल्कुल सीधा, दीवार के साथ यूं, पानी यूं, यानी यूं समझे ये दीवार है और ये पानी जा रहा है, तो कितना एंगल बन गया? 90। नॉर्मली दीवार के साथ ये वॉल है और ये वाटर है, वाटर है। ये वेलोसिटी v के साथ जाके टकराता है तो दीवार के साथ कितना एंगल बन रहा है? 90 का। नॉर्मली परपेंडिकुलरली जाके टकराएगा तो हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए। कितना पानी था, उसकी स्पीड क्या थी, कितने टाइम के लिए आपने स्टडी किया। व्हेन वाटर फ्रॉम ए पाइप स्ट्राइक्स ऑन ए वॉल नॉर्मली, इस बात को समझने की जरूरत है। ये सिर्फ लफ्ज नहीं है जो आप याद कर लें। व्हाट इट मीन्स, जब हम कहते हैं स्ट्राइक्स अ वॉल नॉर्मली, व्हाट इट मीन्स, इसका मकसद क्या है? ये पानी की वेलोसिटी और दीवार के साथ एंगल 90 का बनेगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल इज गिवन एज, वो पानी कितनी फोर्स लगा रहा है? F इज इक्वल टू एम वी ओवर टी। अब आपको पता चल गया से मास ऑफ वाटर इज 10 किलोग्राम, वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज 2 सेकेंड, व्हाट इज द फोर्स? 25 न्यूटन। देखिए कितना सिंपल है। यही इक्वेशन का मकसद होता है, प्रिडिक्शन कर। m इज द मास ऑफ वाटर विद स्पीड v फॉर ए टाइम t। तीन चीजें। ये लिया कहां से है हमने? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। पानी जाके दीवार के साथ टकराएगा, एक लम्हे के लिए रुकेगा, फिर गिरेगा, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल मोमेंटम उसका जीरो, इनिशियल mv माइनस mv ओवर t। दिस इज द फोर्स ऑन वाटर। ये वो फोर्स है जो दीवार ने लगाई है पानी के ऊपर।
इतनी फोर्स पानी ने लगाई है, उसका अपोजिट F इज इक्वल टू, दिस इज द फोर्स ऑन वाटर, ये है द फोर्स बाई वाटर, माइनस इसका अपोजिट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, F इज इक्वल टू mv/t। दिस इज द, ये जो आपने पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई किया है अपना एक मसला हल करने में। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप फिजिक्स को, साइंस को समझ रहे हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं। फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, उसकी कुछ एग्जांपल्स। क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कि टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बाहर से अगर सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम, टोटल की बात कर रहे हैं, वो कांस्टेंट रहेगा। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स हैं। एक है शेल, एक बम फटता है। आपको पता है कि जब बम फटता है तो उसके हिस्से बखरे हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये बम जब एक्सप्लोड करेगा, ये देखिए नीचे आ रहा है, यहां आगे फट जाएगा तो इसके हिस्से बखरे हो जाएंगे, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, होते भी दो से ज्यादा है। तो फटने से पहले जो शेल का मोमेंटम था, फटने के बाद, एक्सप्लोजन के बाद जितने टुकड़े हुए उनका मोमेंटम टोटल करें तो शेल के मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। ये एक एग्जांपल है। मैंने शेल एक्सप्लोड, जब एक शेल फटता है, बम फटता है, गोला फटता है इन एयर, इट फ्रैगमेंट फ्लाई ऑफ इन अपोजिट डायरेक्शन। उसके टुकड़े सारे, जिस सिमत में बम आ रहा था, सारे टुकड़े उसी सिमत में नहीं होंगे, वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में होंगे। दो हैं तो एक दूसरे के अपोजिट, इस तरह ज्यादा हैं तो उनकी अपनी अपनी डायरेक्शन होगी। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, हमने देखा है, इसके पीछे पता चला वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक और सिंपल सी एग्जांपल, राइफल एंड बुलेट। काफी और किसी को तजर्बा है तो बुलेट से फायर करने का, तो आप देखते हैं जो ही राइफल से बुलेट जाती है, राइफल पीछे की तरफ आती है, राइफल वाले को धक्का लगता है पीछे की तरफ। वजह ऐसा होता है, इसके पीछे क्या है? एक रियलिटी, क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी आप देखें, शुरू में आपने देखा कि जो हमारे पास राइफल थी ये रुकी हुई है, ये राइफल है, इसमें बुलेट रुकी हुई है। तो राइफल और बुलेट सारा सिस्टम रेस्ट में है, इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम जीरो तब होगा कि बुलेट अगर यूं जा रही है तो राइफल अपोजिट जाए, तब मोमेंटम होता भी ऐसे है। mv बुलेट के लिए मास ऑफ बुलेट, स्पीड ऑफ बुलेट, मास ऑफ राइफल, स्पीड ऑफ राइफल, टोटल मोमेंटम जीरो होना। इसका मकसद है कि बुलेट जब मूव करेगी तो राइफल पीछे की तरफ आएगी, ये राइफल की वेलोसिटी है, माइनस mv/m। कहां से आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम जीरो लिखा तो ये राइफल की स्पीड भी आपको मालूम हो गई। v is the speed of bullet, m is the mass of bullet. What is the capital M? Capital M is the mass of rifle. तो ये नेचर के अंदर हमने देखा कि ऐसे होता है। हमने ये नहीं कहा कि ऐसा हो, ये हमारी किसी स्टडी की वजह से नहीं हुआ कि ऐसा हो, बल्कि उसकी वजह से हमें पता चला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ट्रू इन लाइफ। ये उसकी कुछ एग्जांपल है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल। एक रॉकेट प्रोपल्शन की है, रॉकेट कैसे ऊपर की तरफ जाता है? फर्ज करें रॉकेट ऊपर जा रहा है तो आप देखते हैं कि उसकी जो गैसेज हैं वो नीचे की तरफ होती हैं। ये रॉकेट है, ये तो गैसेज यूं है, गैसेज नीचे की तरफ। रॉकेट अगर
राइट वर्ड है, तो गैसेस लेफ्ट वर्ड। तो रॉकेट की जो वर्किंग है, रॉकेट की जो मूवमेंट है, दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने ये देखा, उसी की बुनियाद पे हम इन चीजों को समझते हैं, उसको अप्लाई करके नई चीजें बना देते हैं। रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट का जाना, मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ इजेक्टेड गैस। जो गैस आउट होती है या गैसेस आउट होती हैं, उनका मोमेंटम और रॉकेट का मोमेंटम बराबर हो। अब रॉकेट किस एक्सेलरेशन, हम इस तरह रॉकेट किस स्पीड से जाएगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक सिंपल सी इक्वेशन है, A इज इक्वल टू mv ओवर m। m इज द मास ऑफ गैस, v इज द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैस, m इज द मास ऑफ रॉकेट, a इज द एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन जो है ये चेंज होगा। क्यों? जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है या मूव करता है, उसके अंदर जो फ्यूल होता है वो जलता है और वो गैसेस की शक्ल में बाहर आता है। ऐसा ऐसा फ्यूल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टोटल मास ऑफ रॉकेट m की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ये मास ऑफ गैसेस है, ये स्पीड ऑफ गैसेस है, ये ऐसा ऐसा m कम हो रहा है तो a बढ़ेगा, उसके इनवर्स है। मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ इजेक्टेड गैस, ये F इज इक्वल टू mv ओवर t, फोर्स इज ऑन गैसेस। वही फोर्स रॉकेट के ऊपर है ma, फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकंड, mv इज इक्वल टू ma, a इज इक्वल टू mv ओवर m। डायरेक्ट इक्वेशन लिखें, m इज द मास ऑफ इजेक्टेड गैस पर सेकंड। ये चीज ध्यान में रखें, t हमने 1 सेकंड पुट कर दिया। ये लफ्ज बड़ा अहम है, मास ऑफ इजेक्टेड गैस पर सेकंड। वो रिकॉर्ड हो रहा होता है रॉकेट में कि 1 सेकंड में कितनी गैस आउट हो रही है, मास कैलकुलेट हो जाता है, लिखा हुआ आ रहा होता है। 1 सेकंड में मास इतना इजेक्ट हुआ, स्पीड भी ये है v, m इज द मास ऑफ रॉकेट। एज मास ऑफ रॉकेट डिक्रीजेस, क्यों डिक्रीज होता है? फ्यूल जो कम होता जा रहा है, जलता जा रहा है। द एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, तो एक्सेलरेशन जो है वो उसका बढ़ रहा है। तो ये चीज हमें रॉकेट के बारे में इंफॉर्मेशन, बुलेट की वर्किंग के बारे में इंफॉर्मेशन, बम के बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिली? जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को गौर से देखा तो हमने कहा कि दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ। ये लाइफ में बहुत सारी चीजों के अंदर ये वैलिड है, लिहाजा हम इसको इस्तेमाल करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ले भी रहे हैं। हमें भी इन चीजों के ऊपर गौर करना चाहिए। साइंस में या लाइफ में गौर फिक्र, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। थैंक यू वेरी मच।